बहुत समय पहले भारतवर्ष के एक समृद्ध राज्य सूर्यगढ़ में एक शक्तिशाली राजा राज करता था। उसका नाम था राजा रणवीर। राजा रणवीर बहुत वीर, बुद्धिमान और पराक्रमी था। उसकी तलवार से दुश्मन कांपते थे और उसकी ताकत के आगे बड़े बड़े राज्य झुक जाते थे। लेकिन उसके दिल में एक ही कमी थी। उसे अपने वंश के लिए एक पुत्र चाहिए था। राजा ने एक शक्तिशाली राज्य की राजकुमारी रानी ओजस्विनी से विवाह किया। रानी ओजस्विनी बहुत सुंदर, तेजस्वी और संस्कारी थी। लेकिन ये विवाह प्रेम से ज्यादा राजनैतिक समझौता था। एक दिन राजा ने रानी से कहा, मुझे एक पुत्र चाहिए जो मेरे बाद इस राज्य को संभाले। रानी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, संतान तो भगवान की देन होती है, लेकिन राजा के मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी। पुत्र समय बीता और रानी ने 2 सुंदर जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। पूरा महल खुशियों से झूम उठा, लेकिन राजा का चेहरा शांत था। उसे खुशी नहीं हुई। समय बीतता गया। रानी ने फिर 3 बेटियों को जन्म दिया, फिर 4 बेटियां, फिर 3 और बेटियां। अब महल में कुल मिलाकर 12 राजकुमारियां थी। हर बेटी के जन्म के साथ राजा का दिल और कठोर होता गया। उसे अपनी बेटियों से कोई प्रेम नहीं था। उसकी नजर में वह सिर्फ एक असफलता थी। बार बार गर्भधारण से रानी की सेहत बिगड़ने लगी, लेकिन राजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन गुस्से में राजा बोला, अगर मुझे पुत्र नहीं मिला तो मैं दूसरी शादी करूंगा। रानी का दिल टूट गया, लेकिन वो कुछ ना कर सकी। समय बीता। रानी 13वीं बार गर्भवती हुई। इस बार पूरा महल चिंतित था। राजा ने एक महान ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने ध्यान लगाकर कहा, महाराज, इस बार आपको पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन उसकी मृत्यु का कारण आपकी पुत्रियां बनेंगी। ये सुनते ही राजा के चेहरे पर खुशी और क्रोध दोनों आ गए। राजा ने मन ही मन ठान लिया, मैं अपने पुत्र को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा बेहद खुश हुआ। उसने उसका नाम रखा विवान। अब समय आ गया था। राजा ने ऐलान किया, आज से मेरी बेटियां इस महल में नहीं रहेंगी। रानी रो पड़ी, महाराज, वो भी आपकी संतान है। लेकिन राजा ने आदेश दिया, उन्हें विरक्त महल में कैद कर दिया जाएगा और कोई उनका नाम भी नहीं लेगा। रानी ने अपनी सबसे बड़ी बेटियों आन्या और अद्वैत को बुलाया। अब तुम सबको अपनी छोटी बहनों का ध्यान रखना होगा। आंसुओं के साथ रानी ने अपनी 12 बेटियों को हमेशा के लिए विदा कर दिया। राजकुमारियां एक सुनसान वीरान महल में रहने लगी, जहां ना कोई हंसी थी ना कोई अपनापन, बस तन्हाई और खामोशी। 17 साल बाद समय बीतता गया। 12 राजकुमारियां अब बड़ी हो चुकी थी। हर एक में कोई ना कोई दिव्य शक्ति थी और उधर राजकुमार विवान महल में शान से बड़ा हो रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी 12 बहनें जिंदा हैं और एक दिन सच उसके सामने आने वाला था। 17 साल बीत चुके थे। राजकुमार विवान अब एक बहादुर, तेजस्वी और दयालु युवक बन चुका था। पूरे सूर्यगढ़ राज्य में उसकी वीरता के चर्चे होते थे। हर कोई कहता, यही आगे चलकर महान राजा बनेगा। एक दिन राजा रणवीर किसी युद्ध के लिए राज्य से बाहर गया हुआ था। महल में शांति थी। रानी ओजस्विनी अकेली अपने कक्ष में बैठी थी। उसके हाथ में कुछ पुराने छोटे छोटे कपड़े थे और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो धीरे धीरे उन कपड़ों को सीने से लगाकर रो रही थी। विवान ने देखा सच का पहला संकेत। तभी राजकुमार विवान वहां पहुंचा। उसने अपनी मां को पहली बार इस तरह टूटते हुए देखा। मां, आप रो क्यों रही है और ये कपड़े किसके हैं? रानी घबरा गई। कुछ नहीं बेटा, ये मेरे बचपन के कपड़े हैं। लेकिन विवान समझ गया मां कुछ छुपा रही है। विवान ने गंभीर होकर कहा, मां, आपको मेरी कसम सच बताइए। रानी का दिल कांप उठा। अब वो सच छुपा नहीं सकी। सालों पुराना राज खुला। रानी ने रोते हुए कहा, ये कपड़े तुम्हारी बहनों के हैं। विवान चौंक गया। मेरी बहनें, पूरा सच सामने आया।
रानी ने उसे सब बता दिया। 12 राजकुमारियों का जन्म, राजा का कठोर दिल, ज्योतिषी की भविष्यवाणी और उन्हें विरक्त महल में कैद करना। विवान का दिल टूट गया। विवान की आंखों में आंसू आ गए। मेरी 12 बहनें, और मुझे कभी बताया भी नहीं गया। उसका दिल गुस्से और दुख से भर गया। विवान ने दृढ़ आवाज में कहा, मां, मैं अपनी बहनों को वापस लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रानी घबरा गई। नहीं बेटा, तुम्हारे पिता बहुत क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन विवान ने ठान लिया था। रात का समय महल में सब सो चुके थे। विवान चुपचाप अपने घोड़े पर बैठा, विरक्त महल की ओर निकल पड़ा। विरक्त महल के पीछे एक घना और रहस्यमयी जंगल था, जहां जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। लेकिन विवान बिना डरे आगे बढ़ता गया। लंबे सफर के बाद वो आखिरकार उस वीरान महल तक पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी अजीब सी आवाज कर रही थी। विवान धीरे धीरे महल के अंदर जाने लगा। वो अपनी बहनों को देखना चाहता था। तभी अंधेरे में एक जहरीला नाग छिपा हुआ था। सर्रे से उसने अचानक हमला किया और विवान को डस लिया। विवान जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। जहर तेजी से उसके शरीर में फैलने लगा। उसकी आवाज सुनकर 12 राजकुमारियां दौड़कर बाहर आई। उन्होंने देखा एक युवक जमीन पर पड़ा है और उसके शरीर पर नाग का निशान है। सब घबरा गई। लेकिन तभी बड़ी बहन आन्या बोली, ये तो राजकुमार विवान है। सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। उन्होंने पहली बार अपने भाई को देखा, लेकिन इस हालत में कोई समझ नहीं पा रहा था इलाज कैसे करें, जहर कैसे रोका जाए। सब रोने लगी। इसी बीच राजा रणवीर को खबर मिली, राजकुमार विरक्त महल चला गया है। राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। ये सब उन मनहूस बेटियों की वजह से हुआ है, और तुरंत वहां के लिए निकल पड़ा। जब राजा वहां पहुंचा, उसने विवान को उस हालत में देखा और गुस्से में चिल्लाया, देखा, मेरी बात सच थी। इन्हीं लड़कियों की वजह से मेरा बेटा मर रहा है। विवान ने कमजोर आवाज में कहा, पिताजी, मेरी बहनों को दोष मत दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन राजा ने कुछ नहीं सुना। चुप रहो, ये सब अशुभ है। वैद्य और हकीम बुलाए गए, लेकिन कोई भी जहर रोक नहीं पा रहा था। विवान की हालत बिगड़ती जा रही थी। मौत करीब थी। इसी बीच एक बहन को आने वाला भविष्य दिखेगा और वहीं से शुरू होगी सबसे खतरनाक यात्रा। क्या विवान बच पाएगा? बहनें कैसे उसे बचाने निकलेंगी? कौन सी खतरनाक दुनिया उनका इंतजार कर रही है? मौत के करीब विवान। राजकुमार विवान की हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी। जहर पूरे शरीर में फैल चुका था। वैद्य हार मान चुके थे। रानी ओजस्विनी रो रो कर बेहाल थी और 12 बहनें बेबस खड़ी थी। इसी रात सबसे रहस्यमयी बहन राजकुमारी अद्वैत को एक अजीब सपना आया। उसने देखा एक विशाल नागोक सर्पों की दुनिया और वहां एक चमकता हुआ सिंहासन, जिस पर बैठा था एक विशाल नागराज, और एक आवाज गूंजी, जिस नाग ने राजकुमार को डसा है, उसे मारे बिना उसका इलाज संभव नहीं। अद्वैत घबरा कर उठी और सबको बताया, हमें नागलोक जाना होगा और उस नाग को ढूंढकर खत्म करना होगा। सब बहनें एक दूसरे की तरफ देखने लगी। रास्ता खतरनाक था। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन बहनों का वादा। सबने एक साथ कहा, हम अपने भाई को बचाएंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। सुबह होते ही 12 और राजकुमारियां निकल पड़ी। जंगल के अंधेरे रास्तों पर हर बहन की खास शक्ति। इस सफर में उनकी शक्तियां काम आने लगी। ईशानी आने वाले खतरे पहले ही महसूस कर लेती। माहिरा पक्षियों से बात करती, जानवरों को समझती। जोया रास्ता कभी नहीं भूलती। अद्वैत भविष्य के संकेत देखती। हर बहन एक ताकत थी। चलते चलते उन्हें एक चमकता हुआ रहस्यमयी पेड़ दिखा। उसके नीचे ठंडी छाव थी। सब थक चुकी थी। नींद का जादू। उन्होंने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, और धीरे धीरे सबको नींद आने लगी। तभी
राजकुमारी शनाया ने एक उल्लू की आवाज सुनी। सोना मत, ये जाल है। शनाया तुरंत उठ गई। सब उठो, यहां सोना मना है। जादुई महल का भ्रम। जैसे ही सबने आंखें खोली, वे खुद को एक हीरे मोतियों के महल में पाई। चारों तरफ चमक ही चमक थी। सामने स्वादिष्ट भोजन सजा था। माया का जाल। लेकिन काव्या बोली, ये सब सही नहीं लग रहा। माहिरा ने भी कहा, उल्लू ने मना किया था। ये धोखा है, नींद का हमला। धीरे धीरे सबको फिर से नींद आने लगी, जैसे कोई जादू उन्हें सुलाना चाहता हो। तंजीला की बुद्धि मानी। तभी एक बहन तंजीला आगे आई। उसकी आवाज में जादू था। उसने कहानी सुनानी शुरू की ताकि कोई सो ना जाए। पूरी रात वो कहानी सुनाती रही। सुबह का सच जैसे ही सुबह हुई, महल अचानक गायब हो गया और सब खुद को छिपकलियों की दुनिया में पाई। चारों तरफ हजारों छिपकलियां रेंग रही थी। सब डर गई। हदीसा ने एक छिपकली से बात की, आगे मत जाओ, वहां और भी जहरीली छिपकलियां हैं। तभी बहन बिल्किस ने गाना गाया और अचानक विवान होने लगी। छिपकलियां छिपने लगी और रास्ता साफ हो गया। आगे बढ़ते हुए दो बहनों अरीबा, जो जड़ी बूटियों की जानकार, और अलीजा, इलाज की माहिर, ने कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां इकट्ठा की। नागों के करीब अब हवा बदलने लगी थी। जमीन ठंडी, वातावरण डरावना। सब समझ गई कि हम नागों के पास पहुंच गए हैं। नागों का द्वार। आखिरकार उनके सामने एक विशाल द्वार था, जिसके चारों तरफ सैकड़ों जहरीले सांप रेंग रहे थे। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। क्या वह नागराज का सामना कर पाएंगी? क्या वह अपने भाई को बचा पाएंगी? नागराज से सामना, जान के बदले जान की शर्त, सबसे बड़ा बलिदान। 12 और राजकुमारियां धीरे धीरे उस विशाल द्वार के अंदर दाखिल हुई। अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। चारों तरफ सैकड़ों हजारों सांप, फुफकारती आवाजें, जमीन पर रेंगते हुए विषैले नाग। हर कदम पर मौत खड़ी थी। सांपों ने घेर लिया। जैसे ही वे आगे बढ़ी, सांपों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। सब बहनें डर गई। लेकिन तभी राजकुमारी हदीसा आगे बढ़ी। उसने सांपों की भाषा में कहा, हम लड़ने नहीं, इंसाफ लेने आए हैं। ये सुनते ही सांप शांत हो गए और रास्ता देने लगे। आगे बढ़ते हुए वे एक विशाल गुफा में पहुंची, जहां एक भयानक दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। एक पहाड़ जितना बड़ा नाग, उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। उसकी फुफार से जमीन कांप रही थी। वो था नागराज वासुकीनाथ। कौन हो तुम, और यहां आने की हिम्मत कैसे की? हदीसा आगे बढ़ी। हम सूर्यगढ़ की राजकुमारियां हैं। आपके एक नाग ने हमारे भाई को डसा है। हम इंसाफ लेने आए हैं। नागराज जोर से हंसा। मैं क्यों अपने नाग को मारूं? तुम्हारे भाई की जान मुझे क्यों प्यारी हो? तभी एक बहन जोया आगे आई, जिसे सच और झूठ पहचानने की शक्ति थी। जिस नाग ने हमारे भाई को डसा है, वो कोई साधारण नाग नहीं, वो आपका अपना पुत्र है। नागलोक में सन्नाटा छा गया। नागराज चौंक गया। उसकी आंखें फैल गई। उसे समझ आ गया, ये साधारण लड़कियां नहीं है, खतरनाक शर्त। नागराज बोला, अगर तुम्हें मेरे बेटे की जान चाहिए, तो बदले में तुम्हें अपनी जान देनी होगी। जान के बदले जान, सबसे बड़ा फैसला। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर 12 बहनें एक साथ आगे बढ़ी। उन्होंने कहा, हम अपनी जान देने को तैयार हैं, बस हमारे भाई को बचा लीजिए। सब बहनें जमीन पर बैठ गई, आंखें बंद कर ली, मौत का इंतजार करने लगी। नागराज के इशारे पर सांप आगे बढ़े और एक एक करके 12 बहनों को डस लिया। लेकिन कुछ पल बाद कुछ भी नहीं हुआ। ना दर्द, ना जहर का असर। ये कैसे संभव है? हदीसा बोली, हमारे दिल में कोई लालच नहीं, सिर्फ अपने भाई के लिए प्यार है। अब नागराज समझ गया, इनका दिल सच्चा है, इनका प्यार पवित्र है, और वो अपनी ही शर्त में फंस चुका था। भारी मन से नागराज ने आदेश दिया, उस नाग को लाओ। और जैसे ही नाग मरा,
उसी क्षण विवान के शरीर से जहर खत्म होने लगा। नागराज बोला, तुम्हारा प्यार सच्चा है, आज तुम जीत गई। 12 बहनें नागोक से बाहर निकल आई, थकी हुई लेकिन खुश। अब बस एक आखिरी कदम बाकी था, अपने भाई के पास लौटना और अपने परिवार को फिर से जोड़ना। राजा का पछतावा, परिवार का मिलन, कहानी का सबसे इमोशनल अंत। 12 राजकुमारियां थकी हुई थी, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून था। उन्होंने अपने भाई के लिए मौत का सामना किया था और अब वो उसे बचाकर लौट रही थी। जंगल के बीच पहुंचते ही राजकुमारी हुस्ना ने एक पक्षी से बात की। कुछ ही देर में आसमान से बड़े बड़े गरुड़ यानी उकाब उतर आए। एक एक करके वे सभी बहनों को उठाकर आसमान में ले गए। नीले आसमान में उड़ते हुए उनकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, अपने भाई से मिलना। उधर महल में राजकुमार शिवांश की हालत अब सुधरने लगी थी। जहर खत्म हो रहा था, सांसें सामान्य हो रही थी। रानी महादेवी खुश थी, लेकिन राजा हरिदेव अपराध बोध में डूब चुका था। मैंने अपनी ही बेटियों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया। वो बीमार पड़ गया, ना खाना ना नींद, बस पछतावा। तभी महल के ऊपर अचानक विशाल पक्षियों का झुंड दिखाई दिया और धीरे धीरे 12 राजकुमारियां महल के आंगन में उतर आई। सब हैरान, महल के लोग दंग रह गए। ये राजकुमारियां वापस आ गई। जैसे ही विवान ने अपनी बहनों को देखा, वो भागकर उनके पास गया। सब एक दूसरे से लिपट गए और फूट फूट कर रोने लगे। ये आंसू थे सालों की जुदाई के, दर्द के और अब मिलन की खुशी के। फिर राजा हरिदेव भी वहां आया। उसने अपनी बेटियों को देखा, जिनको उसने सालों पहले ठुकरा दिया था। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उनके सामने झुक गया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। 12 बेटियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अपने पिता को गले लगा लिया। पिताजी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। इस दिन नफरत हार गई और प्यार जीत गया। राजकुमारियों में से अरीबा जड़ी बूटियों की जानकारी इलाज की। विशेषज्ञ ने मिलकर राजा का इलाज शुरू किया। कुछ ही दिनों में राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अब सूर्यगढ़ में फिर से खुशियां लौट आई। परिवार एक हो गया। राजा ने ऐलान किया कि आज से मेरी बेटियां ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बेटा या बेटी में फर्क करना सबसे बड़ी गलती है। सच्चा प्यार और त्याग सबसे बड़ी ताकत है। जिसे हम कमजोरी समझते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ओम। अगर आपको ऐसी भावुक, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, परिवार सबसे बड़ी ताकत है, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी शानदार कहानियां लाते रहें। मिलते हैं अगली मैजिक स्टोरी 15 में।